नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। पूरी दुनिया की नज़रें जिस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई थी, उसका नतीजा अब तकरीबन सामने आ चुका है। चुनाव के नतीजों की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बतलाते हैं कि किस तरह रिपब्लिकन पार्टी के एक अभूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति थे, अब वो 47वें राष्ट्रपति दोबारा बनने जा रहे हैं। उनके पहले कुल एक बार ऐसा हुआ है अमेरिका के इतिहास में जब कोई राष्ट्रपति एक गैप के बाद दोबारा जीत के आया हो। कुल एक बार हुआ है। महिला तो आज तक राष्ट्रपति वहाँ की बन नहीं पाई है, इसलिए आया हो बोल सकता हूँ मैं। ये अमेरिका में 1885 से लेके 1889 तक 4 बरस तक डेमोक्रेटिक पार्टी के ग्रोवर क्लीवलैंड ये राष्ट्रपति रहे। उसके बाद 4 साल वो नहीं रहे, फिर दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर 1893 से लेकर 1897 तक एक बार दोबारा वो राष्ट्रपति रहे। एक रिकॉर्ड बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति हैं जो एक फासले के बाद दोबारा जीत कर आए हैं। 4 बरस राष्ट्रपति रहे, फिर फासला रहा 4 बरस, अब फिर 4 बरस के लिए आए हैं। अमेरिका के कानून की जिनको जानकारी ना हो उनको ये बताना ठीक होगा कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति 2 बार रह सकते हैं, बस 2 टर्म 4-4 साल के। आप देखेंगे वहाँ पे कि एक पिछले राष्ट्रपति कई साल पहले 2 टर्म पूरा कर चुके हैं, बराक ओबामा। नौजवान हैं, चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, बहुत से लोगों के मुकाबले बहुत नौजवान हैं अभी भी। उनका राष्ट्रपति के रूप में या राजनीति में उस तरह से कोई उनका रोल अब नहीं रह गया, क्योंकि वहाँ 2 टर्म के बाद हटा दिया जाता है। ये चुनाव जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे ऐसा अभी दिख रहा है आसार। अभी दोपहर को करीब 2:45 बजे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक के आंकड़े बतलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप 270 की जो मेजॉरिटी पानी रहती है वहाँ पर, उसमें से 266 पहुँच चुके हैं। कमला हैरिस 219 पर रुकी हुई हैं। कमला हैरिस को 47.2% वोट मिले हैं अभी तक की जो जानकारी आई है। डोनाल्ड ट्रंप को 51.1% वोट मिले हैं। 4% करीब से आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस चुनाव को लोग कांटे की टक्कर बता रहे थे, लोग बतला रहे थे कुछ भी हो सकता है, बहुत टाइट कंपटीशन है ऐसा बतला रहे थे। रेजर एज कंपटीशन, चाकू की धार पे ये चुनाव है ऐसा लोग कह रहे थे। उतना कड़ा मुकाबला नतीजे नहीं बतला रहे हैं, तो लोगों को माहौल से लग रहा था। और आपको याद होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस जो कि अभी उपराष्ट्रपति हैं भी, ये भारतीय मूल की माता इनकी थी जो तमिलनाडु से पढ़ने के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में गई थी। वहाँ उनकी मुलाकात जमैका से आए हुए एक नौजवान से हुई थी और उनकी शादी से कमला हैरिस पैदा हुई थी। तो 2 अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों की संतान है कमला हैरिस। भारत का एक लगाव था कि भारतवंशी है, लेकिन भारत के बहुत सारे लोगों का लगाव जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधिक करीबी दोस्त माने जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि ये पहले भी अपना चुनाव प्रचार, पिछले चुनाव में जो ये हार गए थे, वो चुनाव प्रचार इन्होंने गुजरात से शुरू किया था। चूँकि गुजराती लोग बड़ी संख्या में अमेरिका में बसे हुए हैं और वो बड़ी संख्या में रोजगार देते हैं दूसरे लोगों को, तो उनको वहाँ पर एक प्रभावशाली तबका माना जाता है। तो भारत के कुछ लोग उदास होंगे कि भारत की एक बेटी जिसको समझते हैं कमला हैरिस, वो चुनाव नहीं जीत पाई।
जबकि ये चुनाव जीतने के सबसे करीब मानी जा रही थी। इसके पहले कुल एक महिला हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी थी। कमला हैरिस के साथ दो तीन चीज़ें जुड़ी हुई थी। कमला हैरिस वहाँ की पहली काली महिला थी, ब्लैक महिला। आप मेरी भाषा पे आपत्ति मत कीजिएगा, यहाँ पे हिंदुस्तान में इनको अश्वेत कहा जाता है। अमेरिका के भीतर ये इस पर आपत्ति करते हैं नॉन वाइट कहे जाने पर। इनका कहना है हम ब्लैक हैं, हमको ब्लैक कहो, इसलिए मैं इनको काला कह रहा हूँ। कमला हैरिस अमेरिका की पहली ब्लैक महिला राष्ट्रपति हो सकती थी, लेकिन वो जीत के काफ़ी दूर रह गई है। क्यों इतना पीछे रह गई है मैं नहीं जानता, क्योंकि इनको लोगों ने चुनाव में चंदा बहुत दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले बहुत ज़्यादा इनको पैसा मिला था इनकी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद। लेकिन जाहिर तौर पर इनके समर्थकों ने, पार्टी के लोगों ने वोट दिया होगा, नोट भी उन्होंने दिए, लेकिन उनको जीतने लायक वोट नहीं दे पाए वो लोग। मैं सोचता हूँ कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप जैसा घटिया आदमी राष्ट्रपति बन जाए एक बार और। मैंने 2-4 दिन पहले ही फेसबुक पे लिखा था कि अगर ट्रंप वहाँ का राष्ट्रपति बनता है तो मैं 4 बरस अमेरिका का कोई भी सामान न खरीदने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ अमेरिकी सामान खरीदता हूँ और रोज़ मैं कोका कोला पीता हूँ या मैं रोज़ मैकडोनल्ड का पिज्ज़ा खाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं करेगा कि इतना घटिया आदमी राष्ट्रपति जिस देश में चुना गया है, ऐसा भी नहीं कि मैं अमेरिका का बहिष्कार करूँगा। अमेरिका दुनिया का एक सबसे विकसित, सबसे ताकतवर देश है। मुझको कोई काम रहेगा वहाँ जाने का, कोई न्योता मुझको देगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अमेरिकी सरकार भी कोई न्योता देगी तो मैं जाऊंगा। मुझको लगेगा कि उनका जो पैसा मेरे ऊपर खर्च हो रहा है, उस पैसे से हो सकता है कि वो इजराइल को कुछ एक कारतूस कम दे पाएँ और कुछ कम फिलिस्तीनी मारे जाएं। ये सोच के भी मैं अमेरिकी सरकार का पैसा अपने ऊपर खर्च करवाना चाहूँगा। बहिष्कार की बजाय उनका पैसा मेरे ऊपर वो खर्च करें, ये मैं चाहूँगा। लेकिन मैं चुनाव के ऊपर लौटता हूँ। कमला हैरिस के पक्ष में ये बातें जा रही थी कि वो एक सरकारी वकील रही हुई हैं कैलिफोर्निया में, राज्य की सबसे बड़ी सरकारी वकील। उन्होंने बहुत से मुजरिमों को सज़ा दिलवाई हुई है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत इस बात से की थी कि मुझको अपराधियों को सज़ा दिलवाना अच्छी तरह आता है। लंबे समय तक मैं ये काम करती रही हूँ। उनकी इस बात का मतलब अगर आप ना समझें तो मैं आपको बतला देता हूँ। अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक अदालत ने ट्रंप को कसूरवार ठहराया है, गुनहगार ठहराया है, कानून तोड़ा है इन्होंने। इनको सज़ा सुनाना उसने रोक दिया था अदालत ने कि चुनाव इतना करीब आ गया है कि इसके बाद सज़ा सुनाएंगे। मैं वहाँ के कानून की इस बारीकी को नहीं जानता कि राष्ट्रपति बनने के बाद अब इनको सज़ा सुना पाएगा कोर्ट या इनकी सज़ा को 4 साल और रोक के रखना पड़ेगा। मुझको उतनी बारीकी का अंदाज नहीं है। लेकिन अमेरिका की एक अदालत ने जो सज़ा सुनाई हुई है, गुनहगार ठहराया हुआ है, क्या सज़ा होगी ये सुनाना बाकी है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता ने भारी मेजॉरिटी से जिताया है। एक ऐसे डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता ने जिताया है जो कि घोषित तौर पर अदालत में साबित हो चुका है कि ये बदचलन है। ये साबित हो चुका है रिकॉर्डिंग में, एक टेलीविज़न चैनल की रिकॉर्डिंग में साबित हो चुका है कि महिलाओं के बारे में बहुत ही घटिया जुबान में ये आदमी बात करता है। इसने कहा कि अगर मर्द कामयाब हो तो वो औरत को उसके गुप्तांगों से भी दबोच सकता है, ऐसा कहा था ट्रंप ने। उसकी आवाज़ की ये रिकॉर्डिंग बाहर आ गई। कोई चीज़ असर नहीं करती लगता है। अमेरिका के लोगों को इस बात से ज़्यादा लेना देना नहीं है कि ये बदचलन है।
ज़्यादा लेना देना नहीं है इस बात से कि औरतों के लिए इसके मन में बड़ी हिकारत है। ये लेना देना नहीं है कि इसकी जो रिपब्लिकन पार्टी है ट्रंप की, उस पार्टी की जहाँ जहाँ राज्य सरकारें थी, उन राज्य सरकारों ने महिलाओं के गर्भपात के अधिकार के खिलाफ बड़े कड़े कानून बना दिए हैं, बड़े कड़े कानून। ये बात भी वहाँ पर लागू नहीं हुई, ट्रंप के खिलाफ नहीं गई ये बात भी। ट्रंप इतनी बदजुबानी करता है, इतनी गंदी जुबान में बोलता है कि इस चुनाव प्रचार में अभी पिछले एक हफ्ते के भीतर के भाषणों में इसने जो कहा, उन शब्दों को जो अमेरिका के जो न्यूज़ चैनल हैं उनको ट्रंप के भाषण को प्रसारित करते हुए ट्रंप के कई कई शब्दों पर बीप 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 डालकर इसकी की हुई गाली गलौज को चुप करना पड़ा, तब वो प्रसारित कर सके। यानी इतनी गंदी गालियां थी कि टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल भी उन गालियों को नहीं दिखा सकते थे, नहीं सुना सकते थे। ये अभी हफ्ते भर पहले का, और पूरा अमेरिका बड़ी बारीकी से देख रहा था कि ट्रंप क्या कहता है, कमला हैरिस क्या कहती है। एक एक शब्द, वहाँ के जो चुनाव विश्लेषक जो हैं वो बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, एक्सप्रेशन को देखते हैं, किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, क्या भाषा बोल रहे हैं, कितना उत्साह दिख रहा है, उदास दिख रहे हैं, सेहत कैसी है। उम्र दराज है ट्रंप, बहुत उम्र है ट्रंप की। ये अभी जो राष्ट्रपति हैं वहाँ पे जो बाइडन, जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बाद में उनकी तबीयत वगैरह खराब रही तो उनको हटना पड़ा। जो बाइडन को ये बूढ़ा बीमार कमज़ोर, बूढ़ा बीमार कमज़ोर बोलते आ रहा था ट्रंप, ये ट्रंप खुद बूढ़ा भी है, बीमार है कि नहीं मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि इसने अपने मेडिकल रिकॉर्ड पब्लिक नहीं किए हैं, जो कि वहाँ पर एक परंपरा मानी जाती है। जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो राष्ट्रपति रहते हैं, वो अपने सेहत की तमाम जानकारी लोगों के बीच रख देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हिंदुस्तान में कैंडिडेट को अपनी प्रॉपर्टी, अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे, उनको मिली हुई सज़ा, अपने कर्ज, अपनी दौलत, कितना सोना, कितनी चांदी, कितनी गाड़ियाँ, कौन सी गाड़ी, कितना एफडी, सब घोषित करना पड़ता है। ऐसा ही अमेरिका में एक परंपरा है कि लोग अपने सेहत के रिकॉर्ड उजागर करते हैं। कमला हैरिस ने कर दिए थे। कमला हैरिस जाहिर तौर पर बहुत कम उम्र है ट्रंप से, और शायद मुझको क्यों ऐसा ध्यान पड़ रहा है, ये तकरीबन एक पीढ़ी छोटी है, ऐसा ध्यान पड़ रहा है मुझको। लेकिन ट्रंप ने अपने रिकॉर्ड उजागर नहीं किया। अब मैं आता हूँ उन मुद्दों पर कि जब इतना समर्थन मिला कमला हैरिस को, इतना पैसा मिला, लोगों ने खूब पैसा दिया, ट्रंप को उतना पैसा नहीं मिला, ट्रंप से ज़्यादा चुनावी खर्च किया। कौन सी वजह थी जो डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने एक बार फिर राष्ट्रपति बनाया? मैं जब सोचना शुरू करता हूं तो मुझको कुछ घरेलू मोर्चे की बातें याद आती है, कुछ परदेसी बातें याद आती हैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों की। डोनाल्ड ट्रंप के आने से माना जा रहा है कि इजराइल के हाथ मजबूत होंगे, फिलिस्तीन के खिलाफ रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा माना जा रहा है। ईरान के बहुत खिलाफ रहेंगे ऐसा माना जा रहा है। आपको ध्यान होगा ईरान से न्यूक्लियर डील जो है ट्रंप ने ही अपने पिछले कार्यकाल में तोड़ी थी। तो ईरान को अलग थलग करो, उसको घेरो, उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाओ, उसको दुनिया की मूल धारा से अलग करो। तो ये आदमी जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये आमतौर पर मुस्लिमों के खिलाफ रहेगा, मुस्लिम देशों के खिलाफ रहेगा, इजराइल का बहुत बड़ा हिमायती रहेगा। हो सकता है अभी जो थोड़ा खाने के पैकेट वगैरह जो फिलिस्तीन पे जा रहे हैं ये भी बंद करवा दे ये आदमी राष्ट्रपति बनने पर। अभी थोड़े से कुछ हफ्ते बाकी हैं शपथ लेने में इसके। तो दूसरा, जो रूस और यूक्रेन का जो मोर्चा बना हुआ है, जंग चल रही है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अपना काम संभालते ही अगले दिन वो इस युद्ध को बंद करवा देंगे।
अगले दिन ये युद्ध बंद करवाने का एक ही जरिया दिख रहा है। ट्रंप इस बात के खिलाफ है कि यूक्रेन की कोई भी मदद की जाए। उसका मानना है कि ये बिना तल्ले वाला कुआं है, इसमें जितना भी डालते चलो। ये बिना तल्ले वाला कुआं, ये मेरे शब्द हैं, ट्रंप ने नहीं कहा है, लेकिन उनकी बात कुल मिलाकर यही है कि यूक्रेन की आप कितनी भी मदद करते चलो सब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसका रूस से युद्ध जीतना किसी हालत में मुमकिन नहीं है। तो ट्रंप जो है तुरंत ही राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी फौजी और गैर फौजी नगद मदद ये बंद करवाएगा, ऐसा इनका अभी तक की घोषणा थी। तो उससे जाहिर तौर पर रूस जो है वो उत्साही है कि ट्रंप के आने से यूक्रेन इतना कमज़ोर हो जाएगा कि रूस उसको एक गोलगप्पे की तरह अपने मुंह में रख के चबा सकेगा। एक ट्रंप का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ये था, अमेरिका के जो लोग जिनको ये लगता होगा कि यूक्रेन में अमेरिका अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, कोशिश बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसकी रूस से जीतने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, उन लोगों ने शायद ट्रंप को वोट दिया होगा कि इसके आने से हमारे पैसे की बर्बादी खत्म होगी। दूसरी बात, जो कोरोना, लॉकडाउन, इन सब के महामारी के दौरान जितनी अमेरिका में मंदी आई थी, पूरे दुनिया में ही आई थी, अमेरिका में जो आई थी, महंगाई जो बढ़ी थी, उसको लेकर आज की वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार जो है, जिसमें जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है, इनको थोड़ा सा नाकामयाब माना गया था। हालांकि इन्होंने, डेमोक्रेटिक सरकार ने अपने कुछ आंकड़े भी सामने रखे हैं कि बेरोजगारी वहाँ पे एकदम नीचे चली गई है, अर्थव्यवस्था वहाँ की बहुत अच्छी है, ऐसे कुछ आंकड़े भी रखे हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जाहिर किया था कि हम यूक्रेन में पैसा भेजना बंद करेंगे, एक। दूसरा, उसी मोर्चे से जुड़ी हुई दूसरी बात थी कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो, जो यूरोप और अमेरिका का मिला जुला एक ऐसा फौजी संगठन है जो किसी भी हालत में किसी भी सदस्य देश पर हमला होने पर सारे सदस्य देश उस हमले को अपने पर हमला मानते हुए उसका जवाब देंगे। ट्रंप का मानना है कि नेटो में अलग अलग देशों को जितना निवेश करना था बाकी के देश नहीं कर रहे हैं। अमेरिका अकेले ही दिवालिया होने के हद तक जाकर भी नेटो में पैसा डाल रहा है। अमेरिका के बहुत से रणनीतिकारों का ये मानना है कि नेटो अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दबदबा बनाए रखने का मौका देता है और ये सस्ता खर्च है। रूस का दबदबा अगर हो जाएगा, अगर ईरान हावी हो जाएगा तो ये महंगा सौदा रहेगा अमेरिका के लिए। लेकिन ट्रंप जो है उसका कहना है कि नेटो वगैरह सब बेकार हो चुका है और नेटो में बाकी लोग अपना योगदान नहीं देते हैं जो उनको देना चाहिए। अपने देश की फौजों पर वो खर्च नहीं कर रहे हैं, अमेरिका अकेला नेटो का खर्च ढो रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि नेटो ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल में बहुत कमज़ोर या अप्रासंगिक हो सकता है। ये तो शर्तिया होगा कि ट्रंप जो है यूक्रेन को मदद बंद कर देगा जिससे रूस के हाथ मजबूत होंगे। शायद यही वजह है कि आज ही सुबह मैं बीबीसी पर सुन रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जितने तरह के फेक और फर्जी वीडियो बना कर फैलाए गए हैं, जितने भी किस्म के फैलाए गए हैं, उसमें से बहुत सारे रूस से निकले हुए हैं, वहाँ के आईपी एड्रेस से रवाना हुए हैं वो। और वो कमला हैरिस के खिलाफ एक माहौल बना रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ मजबूत कर रहे थे। ये पहला मौका नहीं है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में रूस के दखल, सतह के नीचे की दखल के बारे में बात कर रहे हो। इसके पहले भी हो चुका है ऐसा। तो रूस और अमेरिका चाहे एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन दुश्मन देशों के भीतर भी अपनी पसंद के कोई नेता हो सकते हैं।
तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पसंद के नेता अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नहीं हैं, जो कि यूक्रेन की और मदद जारी रखेंगे। पुतिन की असली पसंद जो है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ही है अमेरिका में। तो हो सकता है कि रूसी हैकर्स ने, रूसी कंटेंट क्रिएटर ने, उन्होंने ऐसे फर्जी वीडियो बना कर ट्रंप को जिताने के लिए और कमला हैरिस को हराने के लिए अमेरिका में फैलाए हों। खुद अमेरिका के बारे में वहाँ के कई बड़े पत्रकारों का ये विश्लेषण है कि अमेरिकी लोग ऐसे झूठे वीडियो के झांसे में बहुत हद तक आए हैं। वहाँ लोग सच और झूठ का इतना बड़ा फर्क फेक वीडियो के मामले में नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा हैरानी मुझको इस बात को लेकर होती है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में जब सिरे से झूठ, बेबुनियाद झूठ, ऐसा झूठ जो कि मिनटों के भीतर झूठ साबित हो जाएगा, उसको पूरी बेशर्मी से बोलते चलता था, पूरी बेशर्मी से। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों से अमेरिका आके बसे हुए लोग, खासकर शरणार्थी जितने तरह के आते हैं, जिनको हिंदुस्तान के चुनाव में भी घुसपैठिया कर जिनके बारे में बड़ी अपमानजनक, आपत्तिजनक और आक्रामक भाषा में बोला जाता है। खैर, मैं हिंदुस्तान के चुनाव में भी उलझना नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप उसी अंदाज में वहाँ पर जो इमिग्रांट कहते हैं, वहाँ पर जो आप्रवासी हैं, दूसरे देशों से आकर अमेरिका में बसे हैं, काम कर रहे हैं, अवैध तरीके से आए हैं, जिसमें हिंदुस्तान के गुजरात से जाने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। आपको ध्यान होगा अभी कुछ महीने पहले गुजरात के एक परिवार के 4 लोग अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से घुसते हुए मारे गए थे। पूरा का पूरा परिवार मारा गया था। ऐसे लोगों के खिलाफ है ट्रंप। ट्रंप ने अपने भाषणों में ये कहा कि कई शहरों में, उसने शहर का नाम लेकर कहा कि इन शहरों में, इन राज्यों में बाहर से आए हुए ये घुसपैठिए इमिग्रांट लोगों के पालतू कुत्ते और बिल्ली मार मार कर खा रहे हैं। वहाँ पर स्थानीय संस्थाएं, जो मेयर जो रहते हैं या पुलिस के जो शेरिफ रहते हैं या पुलिस चीफ रहते हैं, वो स्वतंत्र रहते हैं, न केंद्र के अधीन रहते, न राज्य के अधीन रहते। उन्होंने तुरंत इसका खंडन जारी किया कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। हमारे यहाँ ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है कि बाहर से आए हुए लोगों ने किसी के पालतू कुत्ता बिल्ली मार के खाए हों। लेकिन जो लोग इस बात पर भरोसा करना चाहते हैं, वो इस पे भरोसा कर बैठे और ट्रंप जो है इस तरह से जीता। इसमें मेरा मानना है कि ट्रंप के कहे हुए उन तमाम झूठों का भी इसमें योगदान होगा, जिन झूठों का वहाँ पर लोगों पर असर हो सकता था। सोच समझ के कहा गया झूठ था, ऐसा नहीं कि ट्रंप को नहीं मालूम था। और ट्रंप कई बार ये झूठ बोलते आया है। मैं आपको एक दूसरी बात बतलाता हूँ। ट्रंप की ही पार्टी के एक राष्ट्रपति थे कुछ साल पहले, बुश, इसी सदी में थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उनके पिता भी राष्ट्रपति थे। मैं बेटे की बात कर रहा हूँ। बेटे ने झूठ कहा था कि CIA के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार ने सामूहिक जनसंहार के रासायनिक हथियार बनाकर रखे हुए हैं। और इस तर्क को देते हुए बुश ने इराक पर अटैक किया था और बाद में ये साबित हुआ, अमेरिकी लोगों ने ही साबित किया, खोजी पत्रकारों ने, कि ये बात पूरी तरह से झूठ थी। CIA के पास कभी ऐसा कोई सबूत नहीं था। और ये बात इराक में भी साबित हुई, जहां अमेरिकियों ने हमला किया, सद्दाम हुसैन को आखिरी में जाके उन्होंने मार डाला। वहां से रासायनिक हथियार के नाम पर एक चिंदी नहीं मिली, एक कण नहीं मिला किसी रासायनिक हथियार का। पूरी तरह से झूठ साबित हुआ। अमेरिका का इसी पार्टी का, ट्रंप की पार्टी का ही राष्ट्रपति था, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उसने पूरा झूठ बोलकर हमला किया था। तो झूठ बोलना बड़ी बात नहीं है, अमेरिका में एक खप जाता है।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस बेशर्मी से झूठ बोलता है किसी के बारे में, उसने ये कहा कमला हैरिस अपने आप को कभी ब्लैक नहीं बोलती थी, वो उसने अभी अभी बोलना चालू किया है। निहायत कूड़ा करकट की जुबान में ये आदमी बात करता था जिसको अमेरिकी जनता ने चुना है। ये जनता दुनिया के सबसे विकसित देश की आबादी मानी जाती है। ये जनता दुनिया के सबसे पढ़े लिखे देशों में से एक की आबादी मानी जाती है। ये आर्थिक रूप से संपन्न है। अमेरिका में पूरी दुनिया के आए हुए लोग रहते हैं, तो ये दुनिया की चीज़ों की खबर भी अधिक रखने वाली जनता है। लेकिन इस जनता ने एक झूठे, बदचलन, भ्रष्ट, मुजरिम, टैक्स चोरी करने वाला ऐसे व्यक्ति को चुना है। आपके मन में अमेरिकियों के लिए जितना सम्मान होगा, आप उसको एक बार फिर ट्रंप की जितनी तरह की खूबियां जितने तरह की है, उनको सामने रख के एक बार सोचिएगा, क्या ये सही व्यक्ति है जिसके लिए दिल्ली में और उत्तर भारत में कई शहरों में इधर के भगवा कपड़े पहने हुए लोग हवन करते थे इसकी तस्वीरों को ले लेकर? क्या ये सही व्यक्ति है? क्या इसी के लिए हवन करना चाहिए था ऐसा? पिछले चुनाव में भी किया था, इस चुनाव में भी किया है। पिछले चुनाव में हवन का असर नहीं हुआ था। इस बार मुझको लगता है कि उत्तर भारत में ट्रंप की फोटो को सामने रख के जो हवन किया गया था जजमान को बिठाकर, ये उसी के असर से चुनाव जीता है, ऐसा मुझको लगता है। इन लोगों का, हवन करने वाले लोगों का व्हाइट हाउस में बुलाकर ट्रंप हो सकता है सम्मान भी करे। आर्थिक नीतियां, देश के भीतर आर्थिक नीतियों का क्या हाल है? अर्थव्यवस्था कैसी है? जनता के ऊपर कितना आर्थिक बोझ है, इसका भी असर हुआ है। जो घुसपैठिए हैं या जो वहाँ पर बसे हुए लोग हैं कानूनी रूप से, उनका भी असर है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में घुसपैठिए इतनी बड़ी संख्या में हो गए थे कि कुछ राज्यों ने उनको बस में बैठाकर ऐसे राज्य भेज दिया था, न्यूयॉर्क, जो घुसपैठियों के पक्ष में था, कड़ी कार्रवाई के खिलाफ था। देखना होगा, ट्रंप ने, आपको ध्यान होगा, अपने पहले कार्यकाल में कहा था अमेरिका और मेक्सिको के बीच पूरी दीवार बनाई जाएगी और उसका खर्च मेक्सिको से वसूला जाएगा। 4 साल में तो नहीं बना पाया था ट्रंप। खर्च वसूलना तो दूर की बात रही, दीवार बन भी नहीं पाई थी। अब क्या होगा देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात और मैं आज की आखिरी बात कहना चाहता हूं इस चुनाव को लेकर, जो मुझको थोड़ा हैरान करती है। ट्रंप की पार्टी और ट्रंप के मनोनीत किए गए सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसमें मेजॉरिटी ट्रंप मनोनीत या रिपब्लिकन मनोनीत जजों की हो गई है, वहाँ पे ऐसी संबद्धता बड़े आम बात है, वहाँ चर्चा होती है। कोई मुझको अवमानना का नोटिस नहीं भेजने वाला है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट। हिंदुस्तान में रहता तो भेज सकते थे जज, अमेरिका का जज नहीं भेजेगा। वो इस बात का बुरा भी नहीं मानते कि आप उनको किस पार्टी का समर्थक कहते हैं, वो कुछ बुरा नहीं मानते। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल से वहाँ चली आ रही गर्भपात की व्यवस्था, जो कानून चले आ रहा था, उसको पलट दिया। इनमें मेजॉरिटी उन जजों की थी जो ट्रंप और दूसरे रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों के बनाए हुए थे। उन्होंने महिलाओं से ये अधिकार छीन लिया कि वो 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के बाद गर्भपात करवाने का फैसला खुद लें। इसको गैरकानूनी करार दे दिया गया और उसके बाद इस फैसले का हवाला देते हुए राज्यों को अपने अपने कानून बनाने की अलग छूट है। वहाँ पे एक अलग किस्म की आज़ादी है। हिंदुस्तान से तुलना करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो जहाँ जहाँ रिपब्लिकन पार्टी की सरकारें थी राज्यों में, वहाँ उन्होंने राज्य के कानून भी बना दिए गर्भपात के खिलाफ। तो अब अमेरिका में हालत ये है आज की तारीख में अधिकतर राज्यों में कि अगर किसी महिला को ये पता लगता है कि वो गर्भवती है, तो उसका गर्भपात का फैसला लेने का समय करीब करीब खत्म हो चुका रहता है। अगर महिला किसी वजह से
दिन नहीं गिन पाई अपने गर्भवती होने के, तो हो सकता है कि वो गर्भपात न करवा सके। आधी आबादी महिलाओं की है। हिंदुस्तान जैसा नहीं है कि महिलाओं की गिनती कम है। वहाँ पे कोई लड़की होने वाली है इसलिए गर्भपात नहीं करवाते, जबकि वहाँ पर ये छूट है। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, इसकी छूट है वहाँ पे, भ्रूण के लिंग परीक्षण की। कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया था कि महिलाओं को जैसा हक रहते आया है, हम उसी तरह का हक महिलाओं को देना चाहेंगे। मौका नहीं दिया महिलाओं ने। अगर केवल महिलाएं ही वोट दे देती इस मुद्दे को लेकर कमला हैरिस को, तो भी कमला हैरिस जीत गई रहती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक महिला को महिलाओं ने ही वोट नहीं दिया। आप फर्क समझिए। पहली बार एक महिला राष्ट्रपति बनने के इतने करीब दिख रही थी, उसको वोट नहीं दिया। एक अश्वेत महिला को बनाने का पहला मौका था, वो वोट नहीं दिया। ये माना जा रहा था कि जितने प्रवासी, अप्रवासी, इमिग्रांट, घुसपैठिए हैं वहाँ पे, वो कमला हैरिस को वोट देंगे। लगता है उसमें भी कोई कमी रह गई है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अमेरिका की आधी आबादी महिलाओं से गर्भपात का फैसला लेने का जो हक रिपब्लिकन पार्टी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने और इनके मनोनीत सुप्रीम कोर्ट जजों ने छीना, उस हक को वापस लाने के लिए भी महिलाओं ने कमला हैरिस को वोट नहीं दिया। क्या मतलब है इसका? एक मतलब यह है कि अमेरिका का जो चर्च है, ईसाई चर्च, वो गर्भपात के खिलाफ है। घोषित रूप से पूरे दुनिया में ही ईसाई चर्च गर्भपात के खिलाफ है। तो चर्च का इतना असर है लोगों के ऊपर। चर्च ने कहा कि ये गर्भपात पाप है, और कमला हैरिस गर्भपात का हक महिलाओं को रहे, ये बात कर रही है। मुझको व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, अभी विश्लेषण सामने नहीं आया है, कि अमेरिका के जो धर्मालु लोग हैं उन्होंने एक मुश्त डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे दिया होगा कि ये गर्भपात के खिलाफ है। अमेरिका में गर्भपात का हक जो है, इसको प्रो चॉइस कहा जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ा नारा है ये। और दूसरा, जो गर्भपात के खिलाफ हैं उसको प्रो लाइफ कहा जाता है। तो प्रो लाइफ और प्रो चॉइस के बीच का ये जो द्वंद्व जो है, जो झगड़ा जो है, इसमें लगता है कि कमला हैरिस की हार ये साबित करती है कि अमेरिकी जनता के एक बहुमत के लिए धर्म अभी भी इतना मायने रखता है कि चर्च की गर्भपात विरोधी सोच जो है, लोगों ने उसका सम्मान किया है, वोटर्स ने उसका सम्मान किया है। महिलाओं को गर्भपात का हक मिलना ये महिलाओं के लिए जितना मायने रखता था, शायद उससे अधिक मायने चर्च जो है ये बहुत सी महिलाओं के लिए रखा है, ऐसा लगता है मुझको। ये अंतहीन है सिलसिला। अभी चूंकि गिनती चल रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की कुछ बातों को हम सुनना चाहेंगे, मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ, आप भी सुनना चाहेंगे। इसलिए मैंने आज ये एक अधूरा सा वीडियो यहाँ पर आपके सामने रखा है। ये किसी भी तरह से पूरा विश्लेषण नहीं है, ये आपको कतरा कतरा बातें इस चुनाव के बारे में बतलाता है। कमला हैरिस का क्या भविष्य होगा मुझको नहीं मालूम है। अमेरिका में ऐसा भी हुआ है कि एक बार राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद 4 बरस कोई पार्टी में काम करे, 4 बरस, तो अगली बार उसको उम्मीदवार मान लिया जाता है। ट्रंप की सेहत और उम्र ऐसी है कि ये अगली बार चुनाव उस वजह से भी नहीं लड़ सकता, इस वजह से भी नहीं लड़ सकता कि वहाँ राष्ट्रपति के 2 कार्यकाल की सीमा है। लेकिन कमला हैरिस के सामने वो गुंजाइश बाकी है, इनको पार्टी के भीतर चुनौती मिल सकती है कि नहीं। कमला हैरिस को एक बार उपराष्ट्रपति बना दिए, दूसरे बार राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया, दूसरे को भी मौका दो, ये चुनौती मिल सकती है। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ये भी मान सकती है कि कमला हैरिस ने अभी जितनी शोहरत हासिल की है, 4 साल और अगर वो एक अपोजिशन के लीडर की तरह वहाँ काम करेगी
तो हो सकता है अगले चुनाव के लिए वो एक सेहतमंद अच्छी कैंडिडेट साबित हो सकती है। मेरी शुभकामनाएं कमला हैरिस के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जैसा चाल चलन है, जैसी सोच है, जितना वो हिंसक है, जितना वो सनकी है, जितने वो मनमाने फैसले लेता है, जितना वो तानाशाह है, जिस तरह का वो टैक्स चोर और मुजरिम है, उसके साथ मेरी कोई शुभकामना नहीं है। मेरी हमदर्दी है अमेरिकी जनता के साथ कि उनको ऐसा राष्ट्रपति मिला है, और मेरी हमदर्दी यूक्रेन के साथ, मेरी हमदर्दी फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ, मेरी हमदर्दी मुस्लिम दुनिया के साथ, मेरी हमदर्दी हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के बारे में भी लोगों का अंदाज है कि गले वाले तो बहुत मिले हैं मोदी और ट्रंप, लेकिन ट्रंप की नीतियां जो हैं हिंदुस्तानियों का नुकसान करेगी, ऐसा लोगों का मानना है। तो मेरी हमदर्दी हिंदुस्तान के साथ भी है। हो सकता है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती तमाम आशंकाओं से जीत जाए और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के देश को एकदम ही महत्व देने लगे, और हो सकता है कि हिंदुस्तान में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जो है उस पर टैक्स वगैरह घटा दिया जाए, बदले में ट्रंप जो है हिंदुस्तानियों के लिए वीज़ा वगैरह की गिनती बढ़ा दे। हो सकता है। फ़िलहाल तो मेरी हमदर्दी है हिंदुस्तान के लोगों के साथ, यहाँ पर भी और जो अमेरिका में बसे हुए हैं उनके साथ भी। मैं कल आपके पास इस मुद्दे पर कुछ और जानकारी लेकर आने की कोशिश करूँगा। आज हमने बात जहाँ ख़त्म की है, याद रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव बहुत बड़ा समाचार रहता है, बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। इस पे हम शायद एक आध दिन बात और जारी रखेंगे। आज फ़िलहाल मेरा ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भेजिएगा। इसमें थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज है, थोड़ा सा मेरा विश्लेषण है, कुछ तथ्य हैं। हो सकता है आपके दोस्तों को भी ये पसंद आए, उनको भी भेजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक एक बात का ध्यान रखिए कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। आप इसको पकड़ेंगे तो कैंसर भी आपको पकड़ेगा, और फिर ऊपर से किसी को बुला के आपको उसके हवाले कर देगा। ऊपर से आया हुआ आदमी अपने भैंसे के पीछे रस्सी से आपको बांध के ले जाएगा, बड़ा तकलीफ़ दे रहेगा। अपने परिवार पर एहसान कीजिए, दुनिया पर एहसान कीजिए। सरकार जिसके ऊपर कैंसर के इलाज का सबसे अधिक बोझ आता है उस पर भी एहसान कीजिए। और सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, जिस शक्ल में भी आप तम्बाकू पर खर्च करते हैं उस खर्च को बचाइए। अपने बच्चों के लिए फल ले जाइए, सब्जी ले जाइए, अंडा ले जाइए। आपके घर में ये सब सामान अगर आपके तम्बाकू के खर्च के बाद भी हैं, उतने पैसे से मैं आपको कह सकता हूँ आप एक गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किसी दूसरे मरीज का इलाज करा सकते हैं। सोचिएगा। फिर मिलेंगे।